नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, प्राचीन भारत की बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्राचीन भारत के कुछ फॉरेन और हमारे भारत में कुछ देशी राज्य जो उत्पन्न हुए, जैसे शक, हूण, कुषाण विदेशी शासक थे। और इधर हमने बात करें हमारे मौर्य शासकों के बाद जो कुछ परिवर्तित राज्य हुए उनकी हमने बात करी। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा करनी है हमें, वो गुप्त साम्राज्य के बारे में करनी है। देखिए, गुप्तों का उदय कैसे हुआ और अचानक से गुप्त राजवंश कैसे प्रभाव में आता है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा, उसमें सबसे पहले हमारी बात हुई मौर्य काल की, है ना। मौर्य काल लगभग ईसा से 185 साल पहले खत्म होता है। उसका स्थान लेता है शुंग वंश, है ना। शुंग वंश का स्थान लेता है कण्व वंश लगभग 73 ईसा पूर्व के आसपास। फिर 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश का अंत कर देता है सातवाहन वंश, है ना। सातवाहन जो है अपनी सत्ता मोस्टली दक्षिण भारत में ही रखते हैं। महाराष्ट्र इनका सत्ता का केंद्र होता है। उत्तर भारत खाली था, तो उत्तर भारत में कुषाणों का अटैक होता है ना। कुजुल कन्फिडियस, विम कन्फिडियस, कनिष्क, इनके बारे में हमने पढ़ा। कुषाणों के साथ ही जो है उनके आगे पीछे ही शक जो है वो भारत में आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में शक भी जो है अपने राज्य स्थापित कर लेते हैं। देखिए, ये सारी बातें जो है पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में चल रही है और यहीं पर एक और राजवंश का उदय होता है जिसे हम गुप्त राजवंश के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसके मोस्टली राजाओं के नाम के पीछे गुप्त शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे हम गुप्त राजवंश कहते हैं। तो पहली तो बात आती है गुप्तों का वर्ण, है ना। अभी तक हम बार बार वर्ण की बात कर रहे थे। जैसे हमने पहले बात करी क्षत्रिय वर्ण की, फिर ब्राह्मण वंश की भी बात हुई, एक शूद्र वर्ण की भी बात हुई। देखिए, गुप्तों के वर्ण के बारे में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। गुप्तों को ब्राह्मण या फिर वैश्य, दोनों वर्णों का मानने के लिए इतिहासकारों ने अपने अलग अलग जो है साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। जैसे धरणी गोत्र एक मिलता है, धरणी, है ना। धरणी ब्राह्मणों के 24 गोत्रों में से एक था और वही गुप्तों से संबंधित है। कई बताते हैं कि नहीं, गुप्त जो शब्द है और गुप्तों का जो कार्य है वो मोस्टली ट्रेड से रिलेटेड था, व्यापार से रिलेटेड था, इसलिए गुप्त जो है वो वैश्य वर्ण के माने जा सकते हैं, है ना। तो एक क्या बोले, निष्कर्ष के रूप में गुप्तों को वैश्य वर्ण का हम लोग मान लेते हैं। दूसरी चीज जो है इनके शासक प्लस इनका राज्य। देखिए, गुप्तों का जो ओरिजिनल राज्य है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी, इनके आसपास कहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर था। और इनके पहले राजा का नाम मिलता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, घटोत्कच, और अगला जो राजा आता है वो आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये इसका फाउंडर है। कहाँ पर? मगध के अंदर। मगध के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट ये गुप्ता डायनेस्टी की नींव डालता है। और एक्चुअली हम चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही ये मानते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी शुरू हुई थी और चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये इस डायनेस्टी का एक बड़ा रूलर था। इसका कारण भी है, जैसे श्रीगुप्त के साथ हमें उपाधि जो मिलती है, श्रीगुप्त के साथ हमें महाराज की उपाधि मिलती है, महाराज श्रीगुप्त। घटोत्कच के साथ भी हमें महाराज घटोत्कच की उपाधि मिलती है। परंतु चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हमें महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम अपने पूर्व के दो राजा जो हैं इनसे एक बड़े राज्य का स्वामी था। देखिए, 319 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है मगध के ऊपर, मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र के ऊपर कब्जा कर लिया, है ना। मतलब ये अपने ओरिजिनल जो राजपैतृक क्षेत्र था वहां से बाहर निकलता है और मगध के ऊपर कब्जा कर लेता है। मगध का पड़ोसी राज्य है वैशाली, और वैशाली राज्य से ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैशाली राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुमार देवी खाली हाथ नहीं आती, अपने साथ पूरा वैशाली राज्य लेकर आती है। तो इसका एक पैतृक राज्य, उसके बाद मगध इसने जीत लिया, वैशाली राज्य इसे दहेज में मिल गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गुप्तों ने अपने आसपास के सबसे बड़े एरिया पे अपना डोमिनेंस, अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो आइए एक हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे गुप्ता डायनेस्टी को हम समझते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य, हम ये कह सकते हैं कि गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। बेसिकली क्या होता है कि हमने उसको पढ़ा, हमने कनिष्क को। कनिष्क का टाइम पीरियड मिलता है हमको 78 से 101, है ना, 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। कनिष्क के खत्म होते ही उसका जो साम्राज्य है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है।
तो हम ये मानते हैं कि जो शुरुआती गुप्त शासक थे वो कनिष्क के सामंत हो सकते हैं, कनिष्क के सामंत थे। क्यों? क्योंकि कनिष्क जो है वो कश्मीर से निकल के गंगा यमुना के मैदानों तक आता है, मथुरा को जीतता है और मथुरा से आगे निकलता हुआ मगध तक आ जाता है ना। तो मतलब कनिष्क मगध तक आया था, पाटलिपुत्र तक आया था, ये बात तो जग जाहिर है। अश्वघोष को पाटलिपुत्र से ही लेके गया था। तो मे भी ये बात होती है कि जिस समय कनिष्क ने ये राज्य जीता उस समय गुप्त यहाँ पर थे और उसने गुप्तों को अपना सामंत बनाया, यहाँ पर राज्य करने की शक्ति उसने गुप्तों को दी। पर जैसे ही कुषाणों की शक्ति कमजोर हुई, गुप्तों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। फिर गुप्तों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। ये बात हमारी हुई अभी, गुप्तों को वैश्य और ब्राह्मण दोनों वर्णों से मानने वाले प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, परंतु वैश्य वर्ण से इसको संबंधित मानने के लिए इतिहासकार एकमत हैं। इस वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त कंपेरेटिवली चंद्रगुप्त फर्स्ट से थोड़ा कम राज्य का मालिक है, छोटा रूलर है, क्योंकि इसकी उपाधि हमें क्या मिलती है, इसका टाइटल हमको क्या मिलता है? महाराजा मिलता है ना, महाराजा श्रीगुप्त। और इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो अराउंड 275 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल का इसका टाइम पीरियड हमें मिलता है। और ये एक आगे चल के एक और आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। जैसे अभी ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय भी आप उसको बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक बेटी थी प्रभावती की शादी हुई थी वाकाटक वर्तमान का महाराष्ट्र समझ लीजिए। वाकाटक एक डायनेस्टी थी। वाकाटक के राजा रुद्रसेन से उसकी शादी हुई। रुद्रसेन की हालांकि डेथ हो गई थी, तो वाकाटक का राज्य किसके हाथ में था? प्रभावती के हाथ में था। प्रभावती ने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों के अंदर उसने बाकायदा अपने स्टोन इंस्क्रिप्शन शिलालेख लगवाया और उन्हीं शिलालेखों में उसने अपने पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वंश के बारे में जिक्र किया है। और वहीं पर हमें श्रीगुप्त, घटोत्कच और इन सब के बारे में पता चलता है। और उसी स्टोन एक नासिक इंस्क्रिप्शन मिलता है, हम वहाँ से पूना में मिलता है प्रभावती का अभी वो स्टोन इंस्क्रिप्शन। वहाँ पे हमें जो है श्रीगुप्त की उपाधि महाराज मिलती है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें पता चलता है श्रीगुप्त की उपाधि महाराज, घटोत्कच की उपाधि महाराज, परंतु चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो टाइटल है वो मिलती है महाराजाधिराज। मतलब वो इस बात को कंफर्म करती है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है एक बड़ी डायनेस्टी का शासक था। तो हम शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही करते हैं। देखिए, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक था। ही वॉज द फर्स्ट एक्चुअल फाउंडर एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन मगध के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना यही करता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अभी बात हुई थी हमारी, है ना। वैशाली राज्य गुप्तों का पड़ोसी था। वैशाली बहुत लंबे समय से आप समझिए ना एक मजबूत राज्य था। ये लिच्छवी शब्द है ना, हम भगवान महावीर और बुद्ध के समय भी पढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो मदर थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, है ना। तो लिच्छवियों का एक अपना उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डोमिनेंस है वो 1000 साल तक रहता है। एक बड़ा डोमिनेंस था ये, ठीक है। तो आप समझे कि ये वैशाली के लिच्छवी राज्य से संबंध कितना महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जब लिच्छवी राजकुमारी वैशाली से लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह करता है ना, तो बकायदा इस विवाह को अकोमोडेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक सिक्के चलवाता है, विशेष प्रकार के सिक्के जिन्हें राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। ये इसका एक राजा रानी प्रकार के सिक्के का एक हमारे पास एक फोटो है ना। इसमें आप मोस्टली सिक्कों पे सिर्फ राजा को बताया जाता है, बट इसमें राजा और रानी दोनों को बताया गया। समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो वैशाली राज्य और लिच्छवियों से संबंध होना कितने गौरव की और महत्वपूर्ण बात थी, ये इस बात को इंडिकेट करता है। इसने उपाधि धारण करी महाराजाधिराज। ये क्वेश्चन बनेगा आपको, गुप्त वंश का वो पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, तो वो कौन होगा? वो होगा यही, ठीक है। फिर देखिए, इसका राज्याभिषेक जो है 319 से 322 के बीच में कभी हुआ था, और 319 ईस्वी से हम मानते हैं गुप्त एरा। समझ रहे हैं आप? गुप्त एरा, गुप्त संवत का प्रचलन कब से माना जाता है? गुप्त संवत का प्रचलन 319 ईस्वी से माना जाता है। इसके समय में चांदी के सिक्कों का भी इसने प्रचलन किया था, ठीक है। और इसने कई प्रकार के सिक्के चलवाए, खासकर ये राजा रानी प्रकार के सिक्के, किंग एंड क्वीन स्टाइल कॉइन्स रिलेटेड टू
चंद्रगुप्त फर्स्ट, जरूर ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त ने अपनी मर्जी से अपना राज सिंहासन त्याग दिया, किसके लिए? अपने बेटे समुद्रगुप्त के लिए। और वास्तविक मायनों में अगर हम देखें ना दोस्तों, तो गुप्ता डायनेस्टी को एक बड़े लार्ज एरिया में फैलाने वाला जो व्यक्ति है वो समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त इस वंश का बाय फार द हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रभावी शासक बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त 335 में 335 एडी के अंदर रूलर बना। इसकी उपाधि मिलती है दोस्तों पराक्रमांक, अश्वमेघ कर्ता, परम भागवत, कविराज। ये कविराज वाली उपाधि आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय इतिहास में बहुत कम राजा हैं जिन्हें कविराज की उपाधि दी गई। एक तो ये हो जाएगा, एक भोज परमार हो जाएगा जिनको कविराज की उपाधि मिली है। कविराज की उपाधि तब मिलती थी जब राजा खुद एक अच्छा राइटर होता या कवि होता, तब उसे कविराज की उपाधि मिलती थी। तो समुद्रगुप्त भी ऐसा ही था। पराक्रमांक, पराक्रमांक मतलब जो सबसे ज्यादा पराक्रमी हो, है ना, जिसके जैसा कोई पराक्रमी ना हो, वो पराक्रमांक कहलाता है। परम भागवत, एक्चुअली क्या है कि ये गुप्त राज्य के जो भी शासक थे ना, इनका धर्म था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, विष्णु के उपासक थे ये, समझ रहे हैं आप, विष्णु भक्ति करते थे, इसलिए इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी। लगभग 20 शासकों को पराजित किया इसने। आर्यावर्त के मतलब और नॉर्थ इंडिया के 9 राजा, दक्षिण भारत के 7 राजा, इनको तो अपनी कहते हैं ना वो अश्वमेध की विजय में इसने परास्त किया। बड़े बड़े राजाओं को इसने हराया, इस वजह से इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसको नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ ने। नेपोलियन देखिए फ्रांस का रूलर था और 1804 से 1815, 1804 से 1815 नेपोलियन ने बकायदा अपना कोरोनेशन करवाया, बकायदा उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कोरोनेशन के बाद नेपोलियन ने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जीत लिया था। यूरोप का एक एक छोटा छोटा राज्य वो यूरोप में इसने नेपोलियन ने जीत लिया था। हालांकि नेपोलियन रशिया में हार गया था, मॉस्को में हार गया था, है ना, और उसी के बाद फिर उसका डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। तो जिस प्रकार किसी समय काल में नेपोलियन ने पूरा यूरोप जीता, वैसे ही समुद्रगुप्त ने पूरा भारत जीता। समझ रहे आप, उत्तर से लेके दक्षिण तक इसने अपने राज्य फैला लिया था। इसके बकायदा एक तरफ इसके राज्य की सीमा अरब सागर से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी से लगती थी। यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने इसकी तुलना, समुद्रगुप्त की तुलना किससे करी है? नेपोलियन से करी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हरिशेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरिशेन का नाम आप याद रखिएगा। हरिशेन इसका दरबारी कवि था। दरबारी कवि आप समझते होंगे कि दरबार के अंदर एक ऐसा कवि जरूर रहता था जो राजा के सम्मान में, उसकी शान में कई सारे ग्रंथ, किताबें वगैरह लिखता था। तो हरिशेन ने क्या करा कि एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, प्रशस्ति बोल सकते हैं आप उसे। ये हमें मिला है इलाहाबाद में, है ना, प्रयाग भी बोलते हैं इलाहाबाद को, इस वजह से इस प्रशस्ति का नाम रखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा जाता है, क्योंकि इस प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके पिता के बारे में, समुद्रगुप्त ने जो राज्य की विजय करी उनके बारे में बड़ा डिटेल के अंदर लिखा गया है। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा, बायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त, बात समझ रहे। और इसकी कुछ खासियत भी है, जैसे एक तो इसका रचनाकार कौन है? रचनाकार मतलब लिखने वाला, वो कौन है? हरिशेन है ना। इसकी भाषा कैसी है? भाषा संस्कृत है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। ये तो मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, भाषा तो होती है लैंग्वेज, है ना, लिपि होती है स्क्रिप्ट। जैसे भाई आप व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका वो इंग्लिश का कीबोर्ड आ जाता है, ABCD वगैरह लिखा हुआ है, बट आप किसी को मैसेज कर रहे हैं क्या कर रहा है, तो आपने क्या KYA, कर रहा है तो KAR, तो आपकी भाषा तो हिंदी थी, परंतु आपकी जो वो स्क्रिप्ट थी, है ना, वो अंग्रेजी की थी। तो यही बात है, भाषा तो कैसी है? संस्कृत, बट उसको लिखने वाले जो अक्षर है वो कौन सी लिपि के थे? ब्राह्मी लिपि के। और ये कौन सी शैली में लिखा है? चंपू शैली में, चंपू स्टाइल में लिखा गया है, जिसमें प्रोज एंड वर्सेस दोनों होते हैं। प्रोज एंड वर्सेस को हिंदी में कहते हैं गद्य और पद्य, है ना। कोई कहानी लिखी जाती है वो गद्य में लिखी जाती है, कोई कविता लिखी जाती है वो पद्य में लिखी जाती है ना। अंग्रेजी में कहें तो पद्य को आप कह देते हैं प्रोज, नहीं, पद्य को आप कह देते हैं वर्स और गद्य को कह देते हैं
प्रोज, है ना। तो इस तरीके से चंपू शैली के अंदर इसको लिखा गया है। समुद्रगुप्त बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है भैया। इसके सिक्कों पर समुद्रगुप्त के हमें एक सोने के बड़े सिक्के मिले हैं और समुद्रगुप्त को इस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाने में भी बड़ा सक्षम था। फिर देखिए समुद्रगुप्त का एक एरन अभिलेख भी मिलता है जो इसकी वाइफ दत्ता देवी से संबंधित है। एरन गुप्त समुद्रगुप्त का भोगनगर था। भोगनगर से मतलब है जहां पर पत्नियां उपपत्नियां निवास करती हैं, है ना, जहां पर मनोरंजन के लिए कोई राजा जाया करता था, वो लिखा गया है ना। देखिए समुद्रगुप्त के बाद एक और हमें एक नाटक मिला। एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। नाटक समझते हो ना आप, प्ले। देवी चंद्रगुप्त का लेखक है विशाख दत्त। ये नाटक खो गया था बट एक हमें ग्रंथ मिला, वो 10th सेंचुरी का था। ये नाटक तो 5th सेंचुरी के अराउंड लिखा गया, देवी चंद्रगुप्तम। और जो 10th सेंचुरी वाला नाटक मैं बता रहा हूँ आपको, नाटक तो नहीं, वो एक पूरी बुक थी, उसका नाम था नाट्य दर्पण। उसमें कई सारे नाटक जो हैं उनको कंपाइल करके लिखा गया था। तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक जब पढ़ा गया तो उस नाटक का जो हीरो है, उस नाटक का हीरो है रामगुप्त। नाटक का हीरो कौन है? रामगुप्त। हीरो तो नहीं कहना चाहिए, मतलब मेन कैरेक्टर। हीरो तो उसका चंद्रगुप्त है, मेन कैरेक्टर है रामगुप्त। रामगुप्त एक्चुअली समुद्रगुप्त का बेटा है। तो ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ वो किसको हुआ? रामगुप्त को हुआ। रामगुप्त वीक रूलर था और गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह से वो हार गया था। शक शासक था गुजरात का, इससे रामगुप्त हार गया और पकड़ा गया, है ना। और रुद्र सिंह ने मांग करी कि रामगुप्त की जो वाइफ है उसको आप मेरे पास भेजो, है ना। तो इस बात से चंद्रगुप्त बड़ा नाराज हो जाता है। राजकुमार है, मतलब राजा का भाई है, एक तरीके से रामगुप्त का भाई है। परंतु ये क्या करता है कि एक बड़ा सा कारवा तैयार करता है जिसके अंदर सब महिला का वेश बना के पुरुष जो हैं वो बैठ जाते हैं। ये खुद दुल्हन बन के बैठ जाता है। रुद्र सिंह के खेमे में ये घुसते हैं और वहाँ पर बिल्कुल आतंक मचा देते हैं और रामगुप्त को छुड़ा के लेके आ जाते हैं। परंतु इसके बाद जो रामगुप्त की वाइफ हैं वो इससे इतनी नाराज़ होती है कि वो क्या करती है कि चंद्रगुप्त को ही अपना प्रति स्वीकार कर लेती है और रामगुप्त की हत्या हो जाती है। रामगुप्त का एक सिक्का दयाराम साहनी ने भी खोजा भी है, उस पर रामगुप्त लिखा है। मतलब ये बात हो सकती है, ठीक है। बट क्या है कि इतिहास में रामगुप्त का कोई योगदान है नहीं, तो हम समुद्रगुप्त के बाद सीधा किसको पढ़ते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका एक और नाम हमें क्या मिलता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का मैंने आपको बताया भी था। विक्रमादित्य का एक लेजेंड है कि ये उज्जैन के राजा थे और इन्होंने इंडो ग्रीक्स जो राजा थे, है ना, वो अलेक्जेंडर के साथ जो लोग आए थे और जो भारत में ही रह गए थे, उन ग्रीक राजाओं को भारत से बाहर भगा दिया था, पूरा बाहर भगा दिया था भारत से। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब विक्रमादित्य एक इतना बड़ा लेजेंड हो गया कि किसी भी भारतीय राजा ने अगर विदेशी राजाओं से युद्ध किया है और विदेशी जातियों को भारत से बाहर भगा दिया, तो फिर उस राजा ने अपने नाम के साथ क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ ली। जैसे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये शकों को हराएगा। शक जाति थी ना जो सेंट्रल एशिया से आई थी, सीथियन भी बोलते थे उन्हें। ये शकों को भारत से बाहर भगाएगा, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। जैसे आगे आप एक और पढ़ेंगे, हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता है क्योंकि हेमू हुमायूं का जो कहते हैं ना वहाँ पे तर्दी बेग होता है रिप्रेजेंटेटिव। हुमायूं की तो डेथ हो जाती है दिल्ली में, और तर्दी बेग जो है वो आगरा के किले को कब्जा करके बैठा होता है, आगरा और दिल्ली पे कब्जा करके बैठा होता है। हेमू आता है और इनको हरा देता है। तो हेमू अब एक प्राइड लेता है कि मैंने मुगलों को भारत से बाहर निकाल दिया, इसलिए वो भी विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। तो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या मिलती है? विक्रमादित्य। इसका टाइम पीरियड है लगभग 380, है ना। कुछ किताबों में आपको 375 भी मिल सकता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 375 380, बिकॉज वो रामगुप्त वाला एक चैप्टर आता है ना, तो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हो जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो गुप्त काल का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य सब में गजब की प्रगति हुई। आर्ट, कल्चर, है ना, लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मतलब तरह तरह के जो भी है ना ग्रेट पर्सनैलिटीज हम कह सकते हैं, वो सब इसके टाइम पीरियड में हुए हैं। जैसे विक्रमादित्य, इसने उपाधि ली शकों को पराजित करने बाद। उज्जैनी पूर्वाधीश्वर चंद्र, इसकी एक उपाधि चंद्र,
है ना। ये दिल्ली के अंदर कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब मीनार, उसके पास एक आयरन पिलर लगा हुआ है, लोह स्तंभ लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है चंद्र। बात समझ रहे हैं? वो बड़ा फेमस है आयरन पिलर, जिस पर अभी तक जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं खाया है वो। तो वो माना जाता है कि वो जो चंद्र लिखा है ना, वो एक्चुअली ये है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है। इसने और भी कई बात उपाधियां धारण करी थी। इसकी ओरिजिनली पहले राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बट बाद में इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को बनाया। इसके वैवाहिक संबंध देखिए, इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया, और प्रभावती गुप्त जो इसकी बेटी है, प्रभावती गुप्त इसकी बेटी है, इसका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रभावती गुप्त का जो है वो पुणे का अभिलेख बड़ा फेमस है, वो यही प्रभावती गुप्त है। इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है चीनी यात्री फाइयान। ये पहला चीनी यात्री है ना। भारत में देखिए पहला विदेशी यात्री जो आता है वो मैगस्थनीज आता है, बट वो यूनान से आया था, ग्रीस से आया था। अब हम कह रहे हैं कि भारत में पहला जो चीनी यात्री आया, पहला चीनी यात्री भारत में कहाँ से आता है? कौन आता है? फाइयान आता है ना। फाइयान लंबे समय तक भारत में रहता है। इसके दरबार की एक विशेषता थी, इसने विद्वानों को अपने दरबार के अंदर जगह दी, और इसके दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। बात समझ रहे हैं? वो कहते हैं कि अकबर के जो नवरत्न है ना, वो भी यहीं से इंस्पायर्ड है ना, कि ओरिजिनली नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। इसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के देखिए ना आप, जो राजकवि है उनका नाम शाप मिलता है, संधि विग्रह सचिव वीरसेन नाम मिलता है। शक विजय के बाद, शकों को जब इसने जीत लिया, शकों का राज्य कहाँ था? एक तो मालवा में, एक गुजरात में। वहाँ पे शक बहुत मजबूत थे, रुद्रदामन वगैरह सब शक शासक है। तो इसने मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी किया। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो चीनी यात्री आया था, इसकी आप किताब याद रखना, फोम्यो की, है ना। एक और आएगा फाइयान ह्वेनसांग, ह्वेनसांग किताब थी सीयू की। इसकी किताब कौन सी है? फोम्यो की। ये स्थल मार्ग से आया बट जल मार्ग से वापस गया। इसने मध्य देश, ये जो सेंट्रल इंडिया है, इसे ब्राह्मणों का देश कहा है। इसने चांडाल जाति का वर्णन किया है। चांडाल जो है वो शवों को जलाने का काम करते थे, इसका बकायदा इसने वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के अंदर इसने बताया है कि जो आम जनता है वो कौड़ी, कौड़ी होती है, समुद्र से प्राप्त होती है कौड़ी, है ना, उसका प्रयोग करते थे आपस में लेन देन के लिए। कौड़ी भी जो है एक प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी, है ना। तो इसका प्रयोग का वर्णन हमें इसे फाइयान ने बताया है कि इस समय होता था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न जो है वो है कालिदास। कालिदास का देखिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालिदास की कहानी भी है कि कालिदास, जिसका ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त था, ये एक शुरुआत में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, महामूर्खों की श्रेणी में इसकी गिनती होती थी, है ना। परंतु कालिदास के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक बहुत विद्वान स्त्री थी, जिसको बड़ा घमंड था अपने वेद शास्त्र की नॉलेज पर, और वो एक बार घोषणा करती है कि जो भी व्यक्ति, ब्राह्मण पंडित, मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मतलब मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो मैं उससे विवाह करूंगी। कई सारे पंडित अपना भाग्य आजमाते हैं, पर वो वास्तव में लेडी बड़ी होशियार होती है और हरा देती है सबको, जीत नहीं पाता कोई उससे। तो ऐसे ही उससे हारने के बाद 4-5 जो ब्राह्मण हैं, वो पंडित हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं और उस महिला से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि इस महिला को बहुत घमंड है ना, कि मैं अपना विवाह एक महापंडित से करूंगी, तो क्यों ना हम इसका विवाह एक महामूर्ख से करवा दे, तो कितना अच्छा होगा। तो फिर यही बात होती है, वो महामूर्ख ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते के अंदर इनको एक लड़का दिखता है जो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, मतलब वो डाल कटेगी तो ये भी नीचे जाके गिरेगा। तो बेसिकली बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू डाल गलत जगह से काट रहा है, गिरेगा नीचे। वो समझता ही नहीं, उसको कई तरीकों से समझाते हैं। फाइनली वो नीचे गिरता है लड़का, और ये पंडित जो हैं ये समझ जाते हैं कि भाई ये कोई बड़ा ही महामूर्ख है, और उसको पूछते हैं, भोजन करवाते हैं, है ना। ये भी कहते हैं कि तू विवाह करना चाहता है क्या? लड़का हाँ कर दे कि हाँ साहब करना चाहता हूँ। तो ठीक है हमारे साथ चल, हम तेरा विवाह करवाते हैं, पर तू कुछ बोलना मत। इस महामूर्ख को लेके उसके पास पहुंच जाते हैं वो लेडी के पास में।
और कहते कि मैडम ये हमारे गुरुजी हैं, आपने हमें तो हरा दिया, आप मानते हैं, बट हमारे गुरुजी को हराओ तो माने। पर हमारे गुरुजी ने मौन व्रत लिया हुआ है, ये बोलते नहीं है। तो आपको गुरुजी से जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछिए, पर ये इशारों इशारों में जवाब देंगे। तो महिला ने कहा मैं भी इशारों इशारों में पूछूंगी, फिर क्या चलेगा? तो महिला इस तरीके से करती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो अपने महामूर्ख को लगता है कि महिला मुझे कह रही है कि एक थप्पड़ मारूंगी मैं तेरे को। तो अपना भी महामूर्ख कह देता ठीक है, मैं भी तुझे एक मुक्का मारूंगा। अब महिला उन पंडितों की तरफ देती कि आपके गुरुजी क्या कह रहे थे। तो पांचों पंडित मिलके कहते हैं कि मैडम आप कह रहे थे कि दुनिया में 5 महाभूत होते हैं, है ना, अग्नि, अंतरिक्ष, जल, वायु, आकाश, और हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि इन पांचों तत्वों से मिलके हमारा शरीर बनता है। इस तरीके से ना कई आर्ग्यूमेंट होते हैं। फाइनली उस महिला को हार माननी पड़ती है और महिला को इस महामूर्ख से विवाह करना पड़ता है। वो सारे पंडित अपनी योजना की कामयाबी पर हंसते हंसते राज्य से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महिलाओं को पता चलता है कि यार ये आदमी तो चुपचाप रहता है, परंतु कभी भी कोई नई चीज़ देखता है। जैसे एक बार उसने बगीचे के अंदर ऊंट देख लिया तो बड़ा वो खुश हुआ, और कि यार ये कौन सा प्राणी, उसको मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। महिला उससे धीरे धीरे बातें पूछती, उगलवाती, भाई तू यहाँ पहुँचा कैसे, वो सारे राज खोल देता है। फिर महिला सर पकड़ लेते कि अरे यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो सबसे पहले तो उसका सारा गुस्सा जो है अपने महामूर्ख पे निकलता है। तो वो इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालती है, और कहते हैं कि वहीं पर जब धक्का मारती है तो इसके सर पे चोट लगती है, और एकदम से कहते हैं ना वो कॉन्शियसनेस इसकी जाग जाती है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब कॉन्शियसनेस जागती है तब उसके कान में महिला के कोई 4 शब्द पढ़ते हैं संस्कृत के, और उन 4 शब्दों के ऊपर वो व्यक्ति संस्कृत के सबसे बड़े महाकाव्य लिख देता है। समझ रहे हैं आप? तो ये कालिदास की कहानी है, और कहीं पढ़ी थी मैंने तो मैंने आपको बता दी, बट कालिदास का इतिहास अलग है। कालिदास से बड़ा अभी तक भारत में संस्कृत का विद्वान नहीं हुआ है। इनके जो लिखे हुए नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका बड़ा नाटक है जिसका सबसे ज़्यादा यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अलावा आप इनके और नाटक देखें तो, है ना, कई सारे इनके आप काव्य देख सकते हैं। इनके कुछ काव्य हैं जैसे कुमार संभव, रघुवंश इनके काव्य हैं, ऋतु संहार इनका काव्य है ना। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। इसके अलावा धन्वंतरी, धन्वंतरी चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक धन्वंतरी, धन्वंतरी को आज तक आयुर्वेद का देवता माना जाता है। वरामीर, हमारा पूरा ज्योतिष जो है ना, कुंडली बनाना, ये सब चीज़ें आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपका भविष्य प्रिडिक्ट करना, ये सब ज्योतिष कहलाता है। और ज्योतिष का फाउंडर हम वरामीर को मानते हैं। अमर सिंह, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, समझ रहे हैं? अमरकोश में उसने हाथी अगर बीमार हो जाए, हाथियों की चिकित्सा कैसे की जाए, वो उसने लिखा है। शपणक, इन्होंने फलित ज्योतिष लिखा है। ज्योतिष में भी 2 तरह के होते हैं ज्योतिष, है ना, उसमें फलित ज्योतिष के बारे में शपणक ने लिखा है। शंकु, ये एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे। वेताल भट्ट, ये मैजिशियन टाइप के थे। घटकर पर, ये एक राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन थे। वररुचि ने तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसको छोटा करके व्याकरण के नियम लिखे हैं वररुचि ने, ठीक है। तो ये 9 नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये मैंने आपको बताया था अभी, विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है। तो दोस्तों ये इनके नवरत्नों के बारे में था। और अब अगली बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जब डेथ हुई तो अगला शासक बनता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त भी कम नहीं है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधि धारण करी। ये आप ध्यान रखना, ये शक्रादित्य भी कहते हैं इसको, शकादित्य, शक्रादित्य किसे कहा जाता है। इसका कारण है क्योंकि इसने, कुमारगुप्त ने जो है शकों के खिलाफ बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े युद्ध किए। इसने शक जनजाति को भारत से निकाल दिया, भारत से खत्म कर दिया, इसलिए इसे शक्रादित्य भी कहा जाता है। और आप ध्यान रखना, सर्वाधिक अभिलेख, सबसे ज्यादा स्टोन इंस्क्रिप्शन किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। वापस बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा अभिलेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं, ठीक है। और एक बात और, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा, बिहार में ये विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था।
बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जो कि अध्ययन का, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसने वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने करी थी। लिखी है हमने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का सक्सेसर कौन है? स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त आप कह सकते हैं कि इस वंश का सबसे लास्ट एक ना मजबूत और शक्तिशाली शासक है। स्कंदगुप्त की उपाधियां मिलती है क्रमादित्य और शक्रोपरम। इसने भी कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त तो आप समझो ना बाई चांस रूलर बन जाता है, इसकी भी कहानी गजब है। स्कंदगुप्त तो योद्धा था, जीवन भर इसने युद्ध लड़े और ये शकों का पीछा करते करते, शकों को भगाते 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 सेंट्रल एशिया तक चला जाता है। आप समझ रहे? सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जहां तक है ना, वहां तक ये शकों को भगा के आता है। स्कंदगुप्त का नाम वहां पे खौफ हो जाता है, मतलब कि स्कंद आ जाएगा, स्कंदर आ जाएगा, स्कंदर आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो युद्ध जीतने के लिए अपनी सीमाएं पार कर देता है, तो सेंट्रल एशिया में एक शब्द चल गया सिकंदर। सिकंदर शब्द ही टूटता टूटता सिकंदर हो गया। कहते हैं कि ये सिकंदर शब्द जो सेंट्रल एशिया का शब्द है, ये एक्चुअली शब्द स्कंद से आया है, स्कंदर से आया है। और वो स्कंद कौन है? वो यही स्कंदगुप्त है ना। एक स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील बड़ी पुरानी है भाई। सुदर्शन झील का पहला जिक्र आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। फिर अशोक के शासनकाल में इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। बात समझ रहे? उसके बाद एक वो आता है रुद्रदामन, शक शासक आता है। रुद्रदामन के टाइम में झील को पुनः बनाया गया और फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसको पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। और पर्णदत्त ने जो है, पर्णदत्त का एक बेटा था, उसने इस झील का पुनर्निर्माण कराया। हमको कैसे पता? सुदर्शन झील के पास चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वो रुद्रदामन और ये अपना स्कंदगुप्त, इन सबके पत्थर मिले हमें। शिलालेख होते हैं ना, सबने अपना अपना पत्थर वहां पे लिखवाया है। इससे पता चलता है कि यार ये सुदर्शन झील कितनी पुरानी है। देखिए, मध्य एशिया से एक और जाति आई थी, हूण जाति। कौन सी जाति? हूण। ये भी सेंट्रल एशिया में लुटेरे टाइप के, समझ लीजिए हंटर गैदरर्स थे, घुड़सवार थे, बहुत अच्छे घुड़सवार थे, योद्धा बहुत अच्छे थे। ये भी अपना भाग्य आजमाने के लिए भारत में अटैक करते हैं और इनके अटैक का टाइम है 457। और उस समय हूण जब अटैक करते हैं, सामने कौन बैठा है? स्कंदगुप्त बैठा है। स्कंदगुप्त बुरी तरह से इन्हें हराता है और भारत से वापस बाहर निकाल देता है। पर ये रुकते नहीं है, ये भारत में कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी इतना योग्य गुप्त शासक हुआ ही नहीं जो इन हूणों को रोक सके। तो ये हूण क्या करते हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे अपने छोटे छोटे राज्य बना लेते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं, है ना। फिर देखिए भानुगुप्त। भानुगुप्त हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्कंदगुप्त के बाद वैसे और भी 2-3 शासक आते हैं, बुद्धगुप्त भी आता है वैसे, है ना। बट हम सीधा कहाँ जा रहे हैं? भानुगुप्त पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भानुगुप्त का के टाइम पीरियड में एक अभिलेख मिला है, एरन अभिलेख। एरन जगह का नाम है, वहां से एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें भानुगुप्त का नाम लिखा हुआ है। मतलब भानुगुप्त गुप्त रूलर है उस टाइम का। एरन अभिलेख भारत में सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है। बात समझ रहे? सती प्रथा की जानकारी सबसे, मतलब सती प्रथा आप समझते हैं ना, पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ महिला भी, उसकी पत्नी भी सती हो जाती थी, चिता में बैठ जाती थी। इसे सती प्रथा कहा जाता था। सती प्रथा एक कुप्रथा बन गई बाद में। महिलाओं को जबरदस्ती पति की मृत्यु के बाद चिता पर बैठाया जाने लगा। उसके लिए फिर 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया था। सती प्रथा को बैन किया था उसने, है ना। तो सती प्रथा का पहला जिक्र, पहला उल्लेख भारत में कब मिलता है? 510 में मिलता है। कौन से अभिलेख में? एरन अभिलेख में। बात समझ रहे हैं? सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है। और एरन अभिलेख जिस टाइम पीरियड का है, उस टाइम पीरियड में शासक कौन है? भानुगुप्त है। बात समझ रहे? ठीक है। तो एक्चुअली एरन अभिलेख में लिखा हुआ क्या है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसी गोपराज की पत्नी ने जो है गोपराज की चिता के साथ स्वयं को बैठकर सती करके आत्मदाह किया। तो एरन अभिलेख सती का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भानुगुप्त के बाद और गुप्त शासक भी होते हैं, परवर्ती गुप्त होते हैं, बट आखिरी गुप्त शासक जो लगभग 550 ईस्वी में मिलता है हमें, वो कौन है? विष्णुगुप्त।
परंतु इस टाइम पीरियड तक आते आते गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा था, है ना। गुप्तों के जो भी छोटे बड़े फ्यूडल्स थे, सामंत थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। इसीलिए जैसे ही गुप्त खत्म होते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे राजवंश खड़े हो जाते हैं। हर जगह पर जो व्यक्ति मजबूत था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गुप्तों की सेंट्रल पावर खत्म होते ही पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे कई राजवंश खड़े हो जाएंगे, उनके हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्तों की भी अपनी एक पॉलिटिकल सिस्टम था, एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इन्होंने क्या करा था, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इन्होंने अपना पूरा राज्य जो है इसका विकेंद्रीकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया, पूरे राज्य को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे गुप्तों का जो पूरा बड़ा राज्य है इसको क्या कहते थे, देश कहते थे। और देश को चलाने वाला व्यक्ति कौन है, गोपना, गुप्त, गोपत्री, या जिसको आप महाराज बोलते हैं, वो इस राज्य को चलाएगा। उस देश में कई सारे छोटे छोटे राज्य होंगे, है ना, जिसको कहते थे भुक्ति। क्या कहते थे, भुक्ति। भुक्ति का अर्थ यहाँ पे है, जैसे भारत एक देश है, उस देश में कई सारे, जैसे हमारे पास अभी 28 राज्य हैं, तो ये राज्य जो है ना इसको कहते थे भुक्ति। और भुक्ति का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है जो उसको चलाएगा, ऊपरी कहते थे। भुक्ति के छोटे हैं विषय, जैसे एक राज्य होता है, एक स्टेट होता है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, तो भुक्ति से छोटा क्या है, विषय। और विषय को चलाने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, विषयपति। उसके नीचे पेट होते हैं, क्या होते हैं, पेट। जैसे एक जिले से छोटा क्या होती है, पंचायत समिति आ जाती है, एक जिले से छोटा क्या है, पंचायत समिति होती है ना, वैसे ही पेट। और पेट का व्यक्ति कौन है, पेटपति। और सबसे छोटी इकाई कौन है, ग्राम। जैसे हमारे यहाँ पर भी सबसे छोटा हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका पार्ट कौन है, गांव। और गांव का ग्रामपति या ग्रामिक जो है ये होता है। तो इनका जो सेंट्रल, गुप्तों की जो राजधानी है, वहां पे जो प्रशासन चलता है उसमें देखो सबसे ऊपर कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राजा है। राजत्व का देवीकरण है, मतलब राजा देवता के समान है, उसका आदेश सर्वोपरि है। राजा किसी भी प्रकार के कर लेने के लिए, जनता से कर लेने के लिए स्वतंत्र है। गुप्त काल में कुछ मंत्री भी बनाए जाते थे, जैसे कुमार अमात्य। किसी राज्य का अमात्य होता था, बेसिकली आप समझ लीजिए ना, मंत्री। कुमार अमात्य सर्वोच्च मंत्री, सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी है उसे कुमार अमात्य कहते थे। महादंड नायक, युद्ध और न्याय, अगर आपको कोई फैसला करना है, कोर्ट लगाना है, तो महादंड नायक उसका सबसे बड़ा होगा। दंड पाशिक, अगर आंतरिक सुरक्षा, भाई महादंड नायक तो देश के बाहर युद्ध हो रहे हैं उनको सुलझाता है, देश की सीमाओं पर युद्ध हो रहे हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर ये दंड पाशिक जो है, देश के अंदर जो पुलिस व्यवस्था होती है उसको चलाएगा। महासंधि विग्रह, ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। महासंधि विग्रह ये विदेश नीति का सर्वोच्च अधिकारी है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी समझते हैं ना आप, विदेश नीति, उसको क्या कहते थे, महासंधि विग्रह। महाबलाधिकृत, सेना का कमांडर, सेना का सबसे बड़ा जो कमांडर है वो महाबली विग्रह है। और अग्राहरिक, दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, राजा की तरफ से जनता को कई सारा दान भी दिया जाता था, उसका सर्वोच्च अधिकारी है अग्राहिक। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत जैसे मैंने बताया ना, अब देश, देश से छोटा राज्य, अब राज्य को यहाँ पे क्या कहते हैं, भुक्ति या फिर अवनी। इसका चीफ जो है वो उपरिक कहलाएगा। उपरिक राजकुल से संबंधित है, मतलब इसका या तो राज परिवार से सीधा संबंध है, राजकुमार हो सकता है, राजा का भाई हो सकता है, राजा के भाइयों का परिवार हो सकता है, या फिर राजा के साथ इसके कुछ वैवाहिक संबंध हो सकते हैं, दोनों चांसेज हैं, है ना। गुप्त काल में कायस्थ नाम के एक नए वर्ग का उदय हुआ, है ना, जो कि अकाउंट्स रखते थे, प्लस समय आने पर युद्ध भी कर सकते थे, इन्हें कायस्थ कहा गया था, है ना। कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। स्मृति ग्रंथ है ना, वो उस समय के जो प्रचलित ऋषि वगैरह है उन्होंने लिखे हैं, तो याज्ञवल्क्य के स्मृति में सबसे पहले कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, इसके बारे में देखें तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन तो था। वर्ण व्यवस्था तो बहुत पहले से चली आ रही थी, परंतु अब वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। हमारी बात हुई थी कि जो व्यक्ति के पिता जो काम करते हैं, उनके पिता का जो वर्ण है, उनके बच्चे का भी वर्ण वही होगा। मतलब
किसी व्यक्ति का वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र उसके जन्म से ही डिसाइड हो जाता था। हालांकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी परंतु इस समय वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। फाहियान ने चांडाल का उल्लेख किया है। चांडाल भी एक वर्ण था जिसमें वो अंतिम क्रिया करते हैं ना, वो शवों को जलाते हैं, उन्हें चांडाल कहा जाता है। ब्राह्मणों को ग्राम दान किया जाता था। ये तो बात हमारी हो चुकी है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सबसे पहले सातवाहन शासकों ने शुरू करी थी और फिर ये आगे भी जारी रही। गुप्त काल में भी ब्राह्मणों को भूमि दान करने का उल्लेख मिलता है। इस समय में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, परंतु इस समय दास व्यवस्था प्रचलित थी। दास बनाते ना, गुलाम बनाते हैं, वो प्रचलित था। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की स्थिति मिलती है। स्त्रियों की दशा अगर देखें तो स्त्रियों की दशा थोड़ी ठीक है। पुराण सुनने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, परंतु पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा, बाल विवाह, ये सभी प्रथाएं भी समाज का हिस्सा गुप्त काल में बन चुकी हैं। गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। थोड़ा सा स्त्रियों का यहाँ पे कहते हैं ना, एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो के अब पुरुषों का संपत्ति उन्हें मानने लगा। देवदासी प्रथा क्या मंदिरों में थी, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रथा बहुत लंबे समय तक जीवित रही। जब लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था और कई जगहों पर उनका फिर कहते हैं ना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी हमें मिलता है। अदरवाइज मंदिरों में संगीत वगैरह भी होता था, मंदिरों की सेवा भी होती थी, तो इन्हें देवदासी कहा जाता था। फिर आप देखिए इसमें गुप्त काल की अर्थव्यवस्था में देखिए भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व लैंड रेवेन्यू, जिसके पास जितनी भूमि है उसका एक हिस्सा आपको किसको देना पड़ेगा, आपको राजा को देना पड़ेगा। वहां से जो भी कमाते हो तो टोटल जो आपने प्रोडक्शन किया है उसका या तो 1/4 या 1/6 आपको किसको चुकाना पड़ेगा, राजा को चुकाना पड़ेगा, है ना। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो टैक्स नहीं दे सकता वो राज्य के लिए कोई काम कर ले, फ्री में काम करे, उसका तेरे को धन नहीं मिलेगा, है ना, तेरे को काम करना पड़ेगा हमारे लिए। और कई कई जगहों पर जबरदस्ती भी करवाया जाता था, इसे विष्टि बोलते थे। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, है ना, जैसे कृषि के लायक कल्टीवेटेड जो भूमि है उसे क्षेत्र कहा जाता था। बसने लायक मतलब मकान बनाने लायक जो भूमि है उसे वास्तु कहते थे। चारागाह भूमि जहां पशुओं का चारा लगाया जाता था। सिल ऐसी भूमि है जिसमें आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जो कि अनुपजाऊ है ना। अप्रहत जंगली भूमि है जहां जंगल वगैरह लगे हुए हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट क्या, ऐसे बड़ा सा चक्का होता है, उसके ऊपर ऐसे बाल्टियां लगी हुई होती है, बैल की सहायता से, घोड़े की सहायता से भी करते थे। वो एक ऐसा घुमाते थे, ये चक्र घूमता था और नीचे से पानी जो है वो बाहर आके गिरता था, नहरों में गिरता था, है ना। इस तरह का रहट होता था, है ना। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है। गुप्त काल में उज्जैन एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था ना, इस वजह से भी है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कब जारी हुई, किसने जारी करी, गुप्त राजाओं ने जारी करी। इन स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। यह अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त राज्य की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दीनार कहलाती थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। गुप्त काल का धर्म, जैसे कि मैंने आपको भी बोला, वो परम भागवत की उपाधि धारण करना। क्यों? क्योंकि गुप्त का जो राजकीय धर्म है वो क्या है, वैष्णव है। इनका राजकीय चिन्ह क्या है, गरुड़ है। भगवान विष्णु लोकप्रिय अवतार है ना। हालांकि गुप्त आप कह सकते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को भी दिया, शैव धर्म को भी दिया, खुद ने विष्णु धर्म का पालन किया। गुप्तों के कई सारे हमें मंदिर भी मिलते हैं ना, नचना कुठान का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, भीतरी गांव का विष्णु मंदिर, है ना। ये बहुत सारे मंदिर अभी तक सरवाइव कर गए हैं। सबसे पुराने मंदिर हमें गुप्त काल के ही मिले हैं। गुप्त काल से पहले मंदिर बनाने का हमारे पास प्रमाण भी नहीं है, पता है आपको, ठीक है। इसी गुप्त काल में आपको मैं और बता दूं कि ये जो हमारे रामायण और महाभारत है ना, इनका रिटर्न हुआ, ये राइटिंग में आए। इससे पहले सुने सुनाए आगे चल रहे थे। गुप्त काल में ही वेदों का संकलन हुआ है। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शुरू हुई है। उससे पहले नहीं थी, गुप्त काल से पहले।
गुप्त काल में जो साहित्य है, लिटरेचर, ये भारत के एंशियंट टाइम का गोल्डन पीरियड है। इससे अच्छा टाइम पीरियड भारत ने फिर कभी नहीं देखा। शूद्रक का लिखा गया मचकटिकर्म, माटी का खिलौना गाड़ी, इसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कर्टी, आपको तो नाम याद रखना है, शूद्रक। शूद्रक ने कौन सा लिखा है? मच्छकटिक्रम, ठीक है। कालिदास, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में से एक है। ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम वो है जिसको मैंने अभी बताया था ना, सबसे ज्यादा यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाला नाटक, भारतीय नाटक, वो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। फिर देखिए दूसरी रचना भगवत गीता है, जिसका सबसे ज्यादा इंग्लिश भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है। उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और बुद्ध घोष ने हीनयान पर प्रसिद्ध गर्भ विशुद्धिगम लिखा है। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्ध सेन का न्याय अवतार सबसे प्रसिद्ध है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। महायान धर्म का प्रकांड पंडित असंग था। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश लिखा है, ठीक है। मतलब गुप्त काल के अंदर सभी तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये बड़ा फेमस है भाई। वो जानवर आपस में बातें करते हैं और किसी न किसी शिक्षा को देते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है। फिर आगे जाके इसका उसमें अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और वहां से ये यूरोप पहुंचा। ये जो है संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ है। 5 भागों में लिखा हुआ है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षाकारी तत्व। फिर देखिए कुछ किताबों के नाम हैं और उनके नाटक, कुछ किताबें हैं, कुछ नाटक हैं, उनके नाम हैं। आप देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके रचयिता कौन है? कालिदास। ये मैंने अभी जैसा बताया, दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था ना अग्निमित्र, उसकी प्रेम कहानी है। विक्रमोर्वशी है, विक्रम और उर्वशी की कहानी है ना। इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी, एक पुरुरवा, उसे एक अप्सरा से प्रेम हो जाता है उर्वशी से, उनकी ये प्रेम कहानी है। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मगध सिंहासन पर बैठने की घटना का वर्णन किया गया है। मचकटिकम शूद्रक, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, चारुदत्तम भास ने लिखा है। स्वप्नवास वदतम, ये भी भास ने लिखा है, ठीक है। तो ये कई सारे, इसके अलावा देखो मैं बता देता हूं आपको, कालिदास के कुछ काव्य भी हैं, काव्य और उपकाव्य हैं कालिदास के, एपिक, ठीक है। ये एपिक किसके? कालिदास के। ये भी आप याद रखना कौन कौन से? रघुवंश, कुमार संभव, कुमार संभव, ऋतु संहार, ठीक है। ये किसके हैं? कालिदास के एपिक है। रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये भी आप याद रखिएगा। गुप्तकालीन वास्तुकला, अजंता की गुफाएं, ये भी गुप्त काल में बनी है। 29 गुफाओं में से 16 ही शेष में से गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन है। हालांकि अजंता की गुफाओं में आपको सम्राट अशोक के टाइम से लेकर गुप्त काल के टाइम तक की आपको वहां पे आर्किटेक्ट देखने को मिलेगी, है ना। 16 संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुप्त संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र बने हैं। अजंता की गुफाएं महायान शाखा से संबंधित है। महायान मूर्ति पूजा वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी जो मूर्ति पूजा करते थे। गुप्त काल में बाघ की गुफा है, जो बाघ जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, वहां पर विंध्याचल पर्वत को काट के बनाई गई है। ये बाघ की गुफाएं हैं, है ना। फिर देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। एक्चुअली ये हिंदू मंदिर बनाने की कला, ये हिंदू मंदिर जो बनते हैं ना गौतम बुद्ध के जो मंदिर बने ना, उनको तो वो स्तूप बोला गया, स्तूप, है ना। और हमारे जो हिंदू धर्म के जो मंदिर बने ना, ये सब गुप्त काल में बने। इनको आप जरूर याद रखना। इससे पहले हमें मंदिर नहीं मिलता है। जैसे एरन का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, सांची का मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, तिगवा का देवी मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठान का पार्वती मंदिर, नागौद का शिव मंदिर, खो का शिव मंदिर, मणि का मंदिर, ये देखिए सब कुछ मंदिर हैं जो सरवाइव कर गए हमारे पास। ये गुप्त काल के हैं। गुप्त काल में ईंटों से बने हुए मंदिर भी जो है हमें
मिले हैं। ठीक है, तो गुप्त काल के थोड़ा विज्ञान को भी देखिए। आर्यभट्ट मैंने आपको बताए थे, है ना। इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम। उनके अन्य ग्रंथ है दशगीतिक सूत्र, आर्यषष्टक। इन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। दशमलव प्रणाली जो है ना, इसकी गणना भी इन्होंने की। शून्य का जो प्रयोग करते हैं वो भी आर्यभट्ट ने ही शुरू किया था। वरामीर महान ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष का जो आधार है ना, ये वरामीर का ग्रंथ है, बृहत संहिता और बृहत जातक, है ना। ये इनके वरामीर के ज्योतिष, मतलब आज का जो भारतीय ज्योतिष है उसका आधार है। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना करी, और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अंदर ही इन्होंने बताया है कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे ठोस, द्रव और गैस सभी चीजें बंधी हुई है। ये इन्होंने पहले ही बता दिया था। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी देखिए, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन थे, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि नागार्जुन किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं। ये नागार्जुन के बारे में प्रसिद्ध था। नागार्जुन इस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है हमारे भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल था। इतने सारे स्कॉलर्स, वैज्ञानिक, वो सभी इस काल में हुए थे। दोस्तों, गुप्त काल बहुत लंबा चौड़ा हम पढ़ सकते हैं, बट अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखिए। जो भी मुद्दे यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, जो भी हमने लाइंस पर हमने सर्कल मार्क किया, उन प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान दीजिए, है ना। इसके अलावा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर गुप्त काल की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल ये गुप्त काल का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद।